हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज इस वीडियो में हम देखेंगे सम्राट अशोक के शिलालेखों के बारे में। ठीक है, 14 वृहद शिलालेख हैं, लघु शिलालेख भी हैं, स्तंभ शिलालेख हैं। इनके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, सम्राट अशोक के शिलालेख। आपके मन में ये डाउट जा रहा होगा कि ये शिलालेख है क्या चीज। ठीक है, मैं आपको डिटेल में समझा देता हूं, क्योंकि मैं हमेशा अपनी वीडियो में ये बोलता हूं कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं मतलब वो टॉपिक आपको याद होना तय है। शिला का मतलब होता है पत्थर, लेख का मतलब होता है लिखना। ठीक है, आज से 2000 वर्ष पूर्व या 2500 वर्ष पूर्व लगभग। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन मत होना कि एग्जैक्ट ही बताइए ऐसे करके। आज से हजारों वर्ष पूर्व क्या है, सम्राट अशोक ने पत्थरों पर बहुत से अपने उपदेश को लिखवाया है। ठीक है, तो बड़ा बड़ा पत्थर, ठीक है, बड़े बड़े पत्थर, आप जंगलों में जब जाएंगे तो देखेंगे कि बड़ा बड़ा पत्थर होता है। ठीक है, उसमें सम्राट अशोक ने बहुत से अपने उपदेशों को, बहुत से अपनी बातों को लिखवाया है, उसे हम शिलालेख कहते हैं। आपको हम और अच्छे से समझा रहे हैं। ठीक है, जैसे मान के चलो आज के अभी हमारे देश के शासक कौन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज से 2000 वर्ष पूर्व होते तो वो उस टाइम पर कैसे अपनी बातों को लिखवाते, हम समझा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देखो उस टाइम पर ना तो फेसबुक था, ना तो कोई इंस्टाग्राम था, ना तो कोई यूट्यूब था, ना तो कोई ट्विटर था, जिस पर जो है कोई भी बातों को प्रूफ के तौर पर रिकॉर्ड करके रखा जा सके। आज देखेंगे नरेंद्र मोदी जी के क्या है, जितने भी बातें हैं, जितने भी फंक्शन हैं, जितने भी दौरे किए, जितने भी काम किए, सारे यूट्यूब पर उपलब्ध है, न्यूज़पेपर में। बहुत से लोगों ने बुक लिख दिया, बहुत से लोगों ने क्या है उनके ऊपर फिल्म बना दिया है। तो उस टाइम पर अपनी बातों को सम्राट अशोक जो है किसमें बताता, उस टाइम पर तो ना तो कोई डीवीडी था जिसमें रिकॉर्ड करके बता देता कि मैं सम्राट अशोक ये काम कर रहा हूं, मैंने कलिंग युद्ध लड़ा, ऐसा तो नहीं बता सकता था। तो उस टाइम पर सम्राट अशोक ने शिलालेख लिखवाए थे, पत्थर पर लिखवाए थे अपनी सारी बातों को। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल अगर नरेंद्र मोदी जी उस टाइम पर होते तो कैसे लिखवाते, हम आपको एग्जांपल समझाने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, देखो उस टाइम पर अगर नरेंद्र मोदी जी शासक होते तो कैसे लिखवाते, मैं नरेंद्र मोदी, ठीक है, पत्थरों पर लिखवाते, मैं नरेंद्र मोदी 2014 में जो है प्रधानमंत्री बना, इससे पहले मैं जो है क्या गुजरात का मुख्यमंत्री रहा। ठीक है, कुछ दूसरे जगह पर शिलालेख में लिखवाते, क्या लिखवाते कि हमने 2017 में जीएसटी लाया। ठीक है, गुड एंड सर्विस टैक्स। अलग जगह जो शिलालेख पर लिखवाते कि हमने जो है जब प्रधानमंत्री बना तो महिलाओं को सिलेंडर गैस बांटे, घर घर में शौचालय बनवाए। ठीक है, हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी को घर दिए। ठीक है, हमारे साथ प्रधानमंत्री उस टाइम पर होते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो कैसे लिखवाते, हम समझाने के लिए बोल रहे हैं ताकि आपको आसानी से समझ आए। ठीक है, प्रधानमंत्री जी और अलग शिलालेख में लिखवाते कि हमारे शासनकाल में पेट्रोल और डीजल का 110 रुपए प्रति लीटर था। ठीक है, तो हमारे समझाने का मतलब ये है कि उस टाइम पर सम्राट अशोक ने पत्थरों पर अपनी सारी उपदेशों को, बातों को लिखवाया था, उसे हम शिलालेख कहते हैं। बड़े बड़े पत्थरों पर लिखवाए थे। ठीक है, और चलिए स्तंभ लेख का मतलब क्या होता है। स्तंभ लेख आप घर में देखिए, पिलर, गोलाकार का पिलर ऐसा होता है। ठीक है, उसी पर जब लेख लिखा जाता है उसे स्तंभ लेख कहते हैं। पिलर आप देखेंगे घरों में देखते हैं, पिलर के जैसा होता है, गोलाकार गोल का ऐसा, उसी पर लिखा जाता है, उसे स्तंभ लेख कहते हैं। आई होप आपको शिलालेख क्लियर हो गया होगा। ठीक है, उस टाइम पर सम्राट अशोक ने पत्थरों पर क्या क्या लिखवाए हैं। 14 जो वृहद शिलालेख, इनकी संख्या को पूछा जाता है। ठीक है, कितनी वृहद शिलालेख हैं, 14 वृहद शिलालेख हैं। इसको हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, डिटेल में पूरे स्तंभ लेख है, शिलालेख है, लघु शिलालेख है, पूरे को डिटेल में देखेंगे। वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। चलिए शिलालेख को देखते हैं कि वृहद शिलालेखों की संख्या कितनी है, 14 है। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। चलिए फर्स्ट शिलालेख, जहां पर गवर्नमेंट एग्जाम में जिस तरह से पूछता है मैं वहां पर आपको क्लियरली बता दूंगा ताकि आपकी कंफ्यूजन भी दूर रहे। फर्स्ट शिलालेख में क्या लिखा है, इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सम्राट अशोक के पहले शिलालेख में किस बात का उल्लेख किया गया है, तो इसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि पशु बलि की निंदा की गई है। सम्राट अशोक ने अपने प्रथम शिलालेख में ही यह लिखवाया है कि पशु बलि बहुत ही गलत बात है, इसकी निंदा की गई है, पहला शिलालेख में। ठीक है, आपको ऐसे पूछते हैं, देखो जिस तरह से पूछा जाता है मैं वहां पर आपको बताते चला जाऊंगा। क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये जानकारी होना बहुत जरूरी है, वरना तो पढ़ने के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि जिंदगी कम पड़ जाएगी, इतनी सारी है। ठीक है, सेकंड यहां पर है सेकंड शिलालेख। सेकंड शिलालेख में सम्राट अशोक ने किस बात का उल्लेख किया है, मनुष्य एवं पशु चिकित्सा का उल्लेख किया है। ठीक है, मनुष्यों के लिए भी चिकित्सा की सुविधा रखी, पशुओं के लिए भी चिकित्सा की सुविधा का उल्लेख जो है सम्राट अशोक ने किया है। ठीक है, थर्ड शिलालेख में देखते हैं, इसमें राजकीय अधिकारियों को आदेश दिया है कि प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात जो है, यहां पर मैंने लिख दिया है, प्रत्येक 5 वर्ष में जो अधिकारी जो है दौरे पर जाए, प्रजा का हालचाल पूछे,
कि प्रजा का कैसे हैं। तो प्रत्येक 5 वर्ष में जो है अधिकारी जो है सम्राट अशोक ने क्या किया है, राजकीय अधिकारियों को आदेश दिया कि प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात वो है दौरे पर जाए। ठीक है, इनके शिलालेख पहले में क्या, इनका देखो इनके नंबर से याद रखना। ठीक है, पहला शिलालेख में क्या है, दूसरा शिलालेख में क्या है, तीसरा शिलालेख में क्या है, कंठस्थ याद रखना क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सम्राट अशोक के तीसरे शिलालेख में किस बात की उल्लेख किया गया है, ऐसा पूछता है। ठीक है, मैं फॉर्मेट आपको पता चल गया। चलिए चौथा शिलालेख के बारे में देखेंगे। इस अभिलेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा किया गया है। ठीक है, देखो भेरी घोष का मतलब होता है युद्ध की नीति। तो चौथे अभिलेख में युद्ध की नीति की जगह क्या है, धर्म की घोष, यानी कि धर्म की नीति की घोषणा की गई है। देखो सम्राट अशोक कलिंग युद्ध से पहले जो है बहुत नो डाउट मार धाड़ में बहुत आगे रहते थे। ठीक है, जो भी उनके खिलाफ आता, कोई भी विद्रोह करता, सीधा उनका गर्दन उड़ा देता। ठीक है, कलिंग युद्ध में आप देखेंगे, मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था कि कलिंग युद्ध जो है कम से कम 1 लाख लोग मारे गए थे, जिसमें मासूम बच्चे, बूढ़े लोग, ठीक है, गर्भवती महिला, सबको काट दिया गया था, 2 टुकड़े कर दिया, किसी का सर काट दिया गया था, किसी का गर्दन काट दिया गया था। मासूम बच्चों का जो है कलिंग युद्ध में हत्या की गई थी। इन्हीं को देखकर सम्राट अशोक का कलिंग युद्ध में ही क्या हो गया था, उनका हृदय परिवर्तन हो गया था। ठीक है, और अपने भतीजे निग्रोध को देखकर उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि चौथे अभिलेख में क्या है, भेरी घोष, यानी युद्ध की नीति को छोड़ करके उन्होंने धर्म की नीति की घोषणा किया है। ठीक है, चलिए अगला हम देखेंगे 5वें अभिलेख। इसमें क्या है, धर्म महामात्रों की नियुक्ति की गई है। ठीक है, धर्म महामात्रों की नियुक्ति एवं प्राणियों के वध को वर्जित, इस बात का उल्लेख किया गया है 5वें अभिलेख में। ठीक है, चलिए 6वें अभिलेख के बारे में देखते हैं। इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। ठीक है, तो देखो लोगों को कम से कम आज के भी दौर में आत्मनियंत्रण होना बहुत जरूरी, चाहे क्रोध पर नियंत्रण हो, चाहे अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण हो, चाहे अपने मन के वश पर क्यों ना हो, ये नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। और तो एक बात और, आप जो है अपने मन को कहीं ना कहीं अपने अधीन रखिए। ठीक है, मन के अधीन आप मत रहिए। ठीक है, वरना बहुत लफड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। 7वें अभिलेख में क्या है, सबसे बड़ा शिलालेख है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाता है कि 14 वृहद शिलालेख में कौन सा शिलालेख सबसे बड़ा है। तो अशोक का कौन है, 7वां जो अभिलेख है बेटा, याद रखना इसको, 7वां जो अभिलेख है सबसे बड़ा अभिलेख है। ठीक है, इसमें धार्मिक समन्वय की बात कही गई है। ठीक है, डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सबसे बड़ा अभिलेख कौन है, 7वां अभिलेख है। और इसमें किस बात की चर्चा है, तो इसमें जो है धार्मिक समन्वय। देखो सम्राट अशोक जो है बौद्ध धर्म को अपनाता था। ठीक है, क्योंकि देखो कलिंग युद्ध के बाद अपने भतीजे से निग्रोध से प्रभावित होकर उसने किस धर्म को अपना लिया, बौद्ध धर्म को अपना लिया। लेकिन सम्राट अशोक का यह कहना नहीं था कि मैं बौद्ध धर्म अगर अपना लिया तो आप सभी को, जनता को, प्रजा को अपनाना ही पड़ेगा बौद्ध धर्म। ऐसा बिल्कुल उनका विचार नहीं था। आप जिस धर्म को मानना चाहते हैं मानो। ठीक है, लेकिन सम्राट अशोक जो है खुद जो है बौद्ध धर्म को मानता था। लेकिन इसके अतिरिक्त जो जिस धर्म को मानते थे, अन्य धर्मों के भी वो विकास करता था, बहुत ही उन लोगों की सहायता भी करता था। तो किसी प्रकार से धार्मिक को लेकर वो मतभेद नहीं करता था। ठीक है, सम्राट अशोक। चलिए 8वां शिलालेख में क्या है, इसमें अशोक के तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। डायरेक्टली बहुत बार, जितने 14 शिलालेख मैं बताऊंगा पूरे के पूरे को याद कर लेना, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 8वां शिलालेख में सम्राट अशोक की क्या है, तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। कहां कहां उन्होंने तीर्थ यात्राएं की, इनका पूरा उल्लेख है। ठीक है, आप देखेंगे कभी नेट में सर्च मार के देखना, इनके बड़े बड़े पत्थर में जो है लिखे हुए हैं। बहुत से लोग जो है स्पेशली घूमने जाते हैं सम्राट अशोक के शिलालेख को देखने के लिए। ठीक है, आप नेट पर सर्च कीजिएगा कि सम्राट अशोक का जो शिलालेख करके बड़े बड़े पत्थरों में उनकी सारी बातें लिखी हुई है। ठीक है, चलिए 9वां शिलालेख देखते हैं। इसमें सच्ची भेंट, शिष्टाचार और गुरुजन की सम्मान की बात की है। ठीक है, तो सम्राट अशोक की जो 9वां शिलालेख है नहीं 9वें क्रम का शिलालेख है, उसमें क्या है, गुरुजन की सम्मान की बात कही है। चलिए अगला देखते हैं 10वां शिलालेख। इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी प्रजा के हित के बारे में सोचे। ठीक है, देखो सम्राट अशोक जो है पहले तो बहुत ही क्रूर शासक था, निर्दयी शासक था, जो भी उनके खिलाफ जो है आवाज उठाता सीधा गर्दन निकाल देता। लेकिन बाद में कलिंग युद्ध के बाद ही वो महान शासक कहलाए, महान अशोक कहलाए। ठीक है, उनके कार्य इतने जबरदस्त रहे हैं कि उनकी काम को ही देखकर बहुत ही उनका कहीं ना कहीं इतिहास में उनका जो नाम है एक महान अशोक के नाम से दर्ज है। ठीक है, चलिए 11वां शिलालेख देखते हैं। इसमें
धम्म की व्याख्या की गई है। ठीक है, बहुत मैं फिर से बता दूं, मैं मेरे जितने भी वीडियो आते हैं पूरे एग्जाम की दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण रहते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग रहते हैं, और एक भी लाइन या भी एक भी शब्द को नजरअंदाज मत करना, क्या पता वही आ जाए। ठीक है, पूरे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं सेलेक्ट करता हूं। एक्स्ट्रा तो बिल्कुल नहीं करता, मुझे चिढ़ है एक्स्ट्रा से। एक्स्ट्रा नॉलेज आपको देना ही नहीं है, क्योंकि अगर इतनी सारे नॉलेज अगर एक्स्ट्रा को पढ़ लोगे तो आपकी जिंदगी जो है ऐसे ही कम पड़ जाएगी। इसलिए जो महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से उसको मैं सेलेक्ट करता हूं। ठीक है, चलिए 11वां शिलालेख में किस बात की जानकारी, धम्म की व्याख्या की गई है। और आपको बता दूं कि डायरेक्टली 14 के 14 जो बृहद शिलालेख है उनको कंठस्थ याद करना, और जितने भी कर उनको पूरा को याद करना। आपको पूछ दिया जाएगा कि 13वां शिलालेख में किस बात को उल्लेख किया गया है, पहले शिलालेख में किस बात का उल्लेख किया गया, 5वें शिलालेख में किस बात को उल्लेख किया गया। आपको ऐसे भी पूछ दिया जाएगा कि कलिंग युद्ध का जो वर्णन है किस शिलालेख में है, ऐसा आपको पूछ दिया जाएगा। ठीक है, चलिए 11वें शिलालेख में क्या है, इसमें धम्म की व्याख्या की गई है। चलिए 12वां शिलालेख देखते हैं। इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख है। ठीक है, स्त्री महामात्रों की उल्लेख है, आपको ध्यान में रखना, नियुक्ति का उल्लेख। ये कौन से 12वां शिलालेख में। 13वां शिलालेख में हम देखेंगे, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है। कलिंग युद्ध का वर्णन इसे बहुत बार पूछा जा चुका है। खैर 14 बृहद शिलालेख को पूछा जाता है, आपको पूछ दिया जाएगा कि कलिंग युद्ध का जो वर्णन है किस शिलालेख में, 13वां शिलालेख। आपको इस तरह से भी घुमा दिया जाएगा कि 13वां शिलालेख में किस बात का उल्लेख है, तो कलिंग युद्ध का है। कलिंग युद्ध पता है ना, कलिंग युद्ध में सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था, इसको आपको ध्यान में रखना है। 261 ईसा पूर्व, ध्यान में रखना। ठीक है, चलिए 14वें शिलालेख में किस बात को उल्लेख है, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने का जो है बिताने के लिए कहा है। 14वें शिलालेख में सम्राट अशोक ने क्या बात का किस बात को उल्लेख किया है कि पूरी जनता को जो है धार्मिक जीवन बिताने का जो है इसमें बात कहा गया है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे, ये तो आपके पूरे 14 बृहद शिलालेख हो गए। अब हम देखेंगे स्तंभ लेख। स्तंभ लेख का मतलब होता है एक गोलाकार रहेगा, गोलाकार पिलर के जैसे। ठीक है, गोलाकार पिलर के जैसे रहेगा, उसमें जो बातें लिखी जाती है, उसे जो लिखी गई उसे हम क्या कहेंगे, स्तंभ लेख। और शिलालेख जो बड़े बड़े पत्थरों में जो लिखी गई उसे वृहद शिलालेख कहते हैं। लघु शिलालेख के नाम से स्पष्ट है कि छोटे छोटे पत्थरों में जो बात लिखी गई है उसे लघु शिलालेख। जैसे गुहा लेख आता है, गुफा के अंदर जो बातें लिखी गई है उसे हम गुहा अभिलेख कहते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको जानकारी रखना है। अब यहां पर देखेंगे जो स्तंभ लेख को लेकर, ठीक है, इसको भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए स्तंभ लेख मतलब समझ आ गया, पिलर के जैसा रहता है, उसी में जो लिखा रहता है उसे हम स्तंभ लेख कहते हैं। आप नेट में सर्च कीजिएगा, आपको ऐसे ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, इसको किस तरह से पूछा जाता है मैं वहां पर आपको डील कर दूंगा। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने इसे क्या है, दिल्ली ले गया। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सा स्तंभ लेख है जिसे फिरोज शाह तुगलक जो है दिल्ली ले गया। ठीक है, उखाड़ करके फिरोज शाह तुगलक कहां ले गए, दिल्ली ले गए। ठीक है, इसको टोपरा स्तंभ लेख आपको ध्यान में रखना। और आपको ध्यान में रखना ये जो है मेरठ स्तंभ लेख है, दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, आपको ध्यान में रखना है इसे भी फिरोज शाह तुगलक जो है उखाड़ करके कहां ले गए, दिल्ली ले गए। तो आपको ध्यान में रखना है टोपरा स्तंभ लेख और मेरठ स्तंभ लेख कहां है, दिल्ली। ठीक है, इसे कौन ले गया था, फिरोज शाह तुगलक। याद रखना इसको, ऐसे डायरेक्टली पूछा जाता है कि वह कौन सा स्तंभ लेख है जिसे फिरोज शाह तुगलक जो है दिल्ली ले गया था। चलिए अगला देखते हैं, प्रयाग स्तंभ लेख। ठीक है, प्रयाग स्तंभ लेख को कौशाम्बी अभिलेख भी कहते हैं, ध्यान में रखना। इसे रानी का अभिलेख भी कहते हैं। ठीक है, डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रानी का अभिलेख निम्न में से है, ठीक है, या कौशाम्बी अभिलेख निम्न में से है, या अन्य नाम है, या किसको कहते हैं, ऐसे आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, जितने भी बोल रहा हूं पूरा को याद ही कर लेना, जितनी भी मेरी वीडियो आती है पूरा को याद कर ले, एक लाइन भी मत छोड़ना, एक शब्द मत छोड़ना, पूरे इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, लौरिया अरेराज तथा लौरिया नंदनगढ़ कहां, कौन से स्टेट में, इसको इस तरह से पूछा जाता है। देखो लौरिया अरेराज स्तंभ लेख कहां स्थित है। ठीक है, लौरिया नंदगढ़ जो स्तंभ लेख है कहां है, ये बिहार में है, याद रखना बिहार में है। और एक और है रामपुरवा स्तंभ लेख, ये भी बिहार में। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना, देखो 2 हो गया दिल्ली में, आपको ध्यान में रखना। ठीक है, एक हो गया ये लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़, और ये हो गया रामपुरवा स्तंभ लेख, ये 3 हो गए बिहार में हो गए। ठीक है,
इस तरह से आपको स्टेट पूछा जाता है। कौन जो फिरोज शाह तुगलक किसको कहाँ ले गया, दिल्ली में ले गया, उस स्तंभ लेख का नाम बताइए। इन निम्न में से कौन से जो है बिहार में स्तंभ लेख है, बिहार राज्य में स्तंभ लेख है, ध्यान रखना। रामपुर स्तंभ लेख बिहार में है, लौरिया अरेराज तथा लौरिया नंदनगढ़ बिहार में, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अभिलेख, खैर सभी तो इंपॉर्टेंट है ही है। बब्रूगढ़ जो शिलालेख है जो कि राजस्थान में है, ठीक है, बब्रूगढ़ शिलालेख जो कि राजस्थान में है, इसमें अशोक ने स्वयं को मगध सम्राट घोषित किया है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वह कौन सा शिलालेख है जिसमें सम्राट अशोक ने स्वयं को सम्राट अशोक को घोषित किया है, ठीक है। इस शिलालेख में आपको देखने को मिलेगा कि मैं मगध सम्राट अशोक, ठीक है। डायरेक्टली देखो जो अशोक के मैक्सिमम जो शिलालेख है किस नाम से है, मैं देव नाम प्रियदर्शी, आपको ध्यान में रखना। मैक्सिमम शिलालेख, सभी नहीं, मैक्सिमम जो शिलालेख है उसका नाम किससे स्टार्ट होता है, मैं देव नाम प्रियदर्शी, क्योंकि सम्राट अशोक का अन्य नाम क्या था, देव नाम प्रियदर्शी। तो आपको डायरेक्टली पूछता है, अब ध्यान से समझिए इसी को, ठीक है। बब्रूगढ़ जो शिलालेख है राजस्थान है, इसमें अशोक ने स्वयं को क्या है, मगध सम्राट घोषित किया है। अगर आपसे पूछे कि वह कौन सा शिलालेख है जिसमें लिखा हुआ है कि मैं मगध सम्राट अशोक, ठीक है, यानी कि अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट घोषित किस अभिलेख में, शिलालेख में किया गया है, बब्रूगढ़ शिलालेख, याद रखना। अशोक ने स्वयं को मगध सम्राट घोषित किया है, ठीक है। अगला देखते हैं मास्की शिलालेख। मास्की शिलालेख जो है कहाँ है, कर्नाटका में है। मैं बता दूं कि मैक्सिमम जो शिलालेख है अशोक के वो किसमें है, किस नाम से, देव नाम प्रियदर्शी। लेकिन आपको ध्यान पे रखना है जो मास्की शिलालेख है कर्नाटका में है, 1915 में सी बैडन द्वारा इसे खोजा गया था, ठीक है। मास्की जो शिलालेख है कर्नाटका में है जिसे 1915 में सी बैडन द्वारा खोजा गया। इसमें सर्वप्रथम अशोक का जो वास्तविक नाम है अशोक देव नाम प्रियदर्शी। अब कंफ्यूजन मत होना, देखो जो मास्की शिलालेख है इसमें अशोक के साथ साथ देव नाम प्रियदर्शी लिखा गया, यानी कि मैं अशोक उर्फ देव नाम प्रियदर्शी, ठीक है। ऐसा जो लिखा है किसमें, मास्की शिलालेख में। तो जब ये शिलालेख को पढ़ा कि अशोक, मैं अशोक देव नाम प्रियदर्शी, तो इससे ये बात स्पष्ट, जितने भी इतिहासकार उसको ये पता लग गया, खोज करता हूं कि अरे जहां जहां पर शिलालेख में देव नाम प्रियदर्शी वो पूरे सम्राट अशोक का है, क्योंकि इसमें स्पष्ट लिखा है कि मास्की शिलालेख में मैं अशोक देव नाम प्रियदर्शी, ठीक है। और मैंने अभी अभी ये बताया कि अशोक की जो मैक्सिमम शिलालेख है देव नाम प्रियदर्शी है। जब इस शिलालेख की खोज हुई जिसमें लिखा था कि मैं अशोक देव नाम प्रियदर्शी, तो सभी खोजकर्ता को यह पता लग गया कि भैया जहां जहां पर देव नाम प्रियदर्शी है वो सम्राट अशोक का शिलालेख है, ठीक है। तो बब्रूगढ़ शिलालेख में क्या है, तो सम्राट अशोक ने स्वयं को सम्राट अशोक घोषित किया। मास्की शिलालेख में आपको क्या देखने को मिलेगा, अशोक के साथ साथ देव नाम प्रियदर्शी, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि वह कौन सा शिलालेख है जिसमें अशोक देव नाम प्रियदर्शी लिखा है, तो मास्की शिलालेख कहां है, कर्नाटका में, ठीक है। ये जो अशोक देव नाम प्रियदर्शी 4 शिलालेखों में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मास्की में देखने को मिलेगा, कर्नाटका में है, नेत्तूर कहाँ है, कर्नाटका में है, उडेगोलम कहाँ है, कर्नाटका में है, और ये गुर्जरा कहाँ है, एमपी में है। तो ये 4 जो शिलालेख हैं इसमें आपको अशोक के साथ देव नाम प्रियदर्शी देखने को मिलेगा। मैं फिर से बता दूं, ये 4 है, मास्की शिलालेख, नेत्तूर, उडेगोलम, ये तीनों कहाँ है, कर्नाटका में है, और जो गुर्जरा है मध्य प्रदेश में। ये टोटल हो गए 4 शिलालेख। इसमें क्या है, अशोक के साथ देव नाम प्रियदर्शी है, ठीक है। और बब्रूगढ़ शिलालेख में क्या है, अशोक ने स्वयं को सम्राट घोषित किया है, कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया मास्की, नेत्तूर, उडेगोलम ये कर्नाटका में है, गुर्जरा ये मध्य प्रदेश में। इन चारों में क्या है, अशोक के साथ देव नाम प्रियदर्शी है, ठीक है। अगला देखेंगे रोमनदेही जो लघु स्तंभ लेख है, इसमें कर नीति की जानकारी आपको मिलती है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अशोक की कर नीति, ठीक है, किस में है, तो आपको ध्यान में रखना है रोमनदेही जो लघु स्तंभ लेख है, इसको ध्यान रखना। रोमनदेही में क्या है, अशोक के टैक्स यानी कि कर नीति का जानकारी आपको मिलता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और भारत में, हमारे जो भारत देश में सम्राट अशोक के जितने भी शिलालेख मिले हैं वो किसमें है, ब्राह्मी लिपि में है, ब्राह्मी लिपि में, ठीक है, ब्राह्मी लिपि में है। और एक जबरदस्त जो फैक्ट है, जेम्स प्रिंसेप ने, याद रखना, इसका नाम याद रख लेना, जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में सर्वप्रथम अभिलेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी, ठीक है। आप देखेंगे कि जैसे आप नेट पर सर्च मारना अशोक के शिलालेख, आप तो उसे पढ़ ही नहीं सकते,
ठीक है, वो तो आपके समझ से ही बाहर है, वो तो हिंदी में नहीं लिखा है ना तो इंग्लिश में लिखा है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है, इसे पढ़ने में सबसे प्रथम जो है सफलता किसने प्राप्त की थी, जेम्स प्रिंसेप ने सफलता प्राप्त की थी, ठीक है। इस तरह से आपके सम्राट अशोक के वृहद शिलालेख, स्तंभ शिलालेख और जो बहुत महत्वपूर्ण लघु स्तंभ लेख है, लघु शिलालेख हो गए, ये सभी मैंने कंप्लीट करा दी, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।